हेलो स्टूडेंट्स, 20 दिसंबर की एग्जाम जो है पूरी हो चुकी है, पेपर 1 एवं पेपर 2 का। ऐसे में आप सबों का काफ़ी कमेंट्स आ रहा था कि किस तरह के लेवल का क्वेश्चन था, और 16 दिसंबर को जिस तरह से पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे गए थे, पेपर 2 का एग्जाम जो है वो नहीं हो पाया था। ऐसे में फर्स्ट बार आपको देखने को मिला पेपर 2 का एग्जाम। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट जो क्वेश्चन भेजे हैं उसके आधार पर अभी जस्ट हम आपको इस वीडियो में पूरे का पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ यदि आपका एग्जाम आगे होने वाला है तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं इस वीडियो से, और किस चीज़ को आपको प्रिपेयर करना है जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चीज़ पर हमें ये फोकस करना चाहिए। पेपर 2 में यदि हम CDP की बात करें और साथ ही साथ पेपर 1 में जो 1 में पूछा गया था उस दोनों का यदि हम एनालिसिस करके देखें तो अक्सर जो मनोवैज्ञानिक के नाम है, जो 3 मनोवैज्ञानिक अक्सर देखने को मिला है, कोहलबर्ग, वैगोत्स्की और जीन पियाजे, इससे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि स्टूडेंटों का कहना है कि 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इन तीनों मनोवैज्ञानिक को यदि ऐड कर दिया जाए तो लगभग 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलता है, चाहे वो पेपर 1 की बात हम करें या पेपर 2 की बात करें। यदि हम पेपर 1 की बात करें तो आज पेपर 1 में भी कोहलबर्ग, वैगोत्स्की, जीन पियाजे से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन देखने को मिला। पेपर 2 में भी जो है कोहलबर्ग के सिद्धांत के ये इसमें पूछा गया था कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के जो 5वां स्तर है, जो आपको पता है पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत जो होता है, और सभी खंडों में 2-2 स्टेजेस जो दिए गए हैं, तो इन 5वां स्तर के बारे में पूछ दिया गया था। स्टूडेंट के द्वारा ये कहा गया कि पूरा प्रश्न मुझे याद नहीं है, लेकिन कोहलबर्ग के सिद्धांत से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। वही ये भी पूछा गया था कि समवस्थ विकास का क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी कि ZPD के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। वही हम बात करें हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत से, तो ये भी क्वेश्चन उसमें आए थे। यदि आप सबों को हम इस क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद आगे होने वाली जो परीक्षाएं हैं इसको लेकर आप लोग को यही कहेंगे कि आप लोग बुद्धि चैप्टर जो है आपका, उससे ज़रूर, जो भी मनोवैज्ञानिक है उसे ज़रूर आप पढ़ ले। चूँकि अभी तक ऐसा देखा गया पेपर 2 में सिर्फ बुद्धि चैप्टर से आए हैं, और जितने आप यदि बात करें थॉर्नडाइक की, यदि हम बात करें कोहलर की, यदि हम बात करें स्किनर की, तो इन सब से क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं। तो अब आने वाले एग्जाम में आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो मनोवैज्ञानिक के नाम को लेकर के जितने सारे सिद्धांत हैं, चाहे वो समावेशी शिक्षा से हो, इन सब को जरूर आप लोग कवर कर लेंगे। वैसे कोहलबर्ग, जीन पियाजे और वैगोत्स्की कंसेप्ट जो है बिल्कुल आप क्लियर कर ही लेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट के द्वारा जो मुख्य बात कही गई एग्जाम होने के बाद जितने सारे स्टूडेंट की तरफ से, कि इस बार जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल लॉन्ग में पूछा जा रहा है, यानी क्वेश्चन का लेवल तो बहुत ही आसान है। CDP, सभी स्टूडेंट ने पेपर 1 और पेपर 2 में भी कहा कि CDP बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन जो है इस बार बहुत छोटा क्वेश्चन, जिस तरह से आप देखते थे सिंपल में पूछ दिया जाता था कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस बार नहीं आ रहे हैं। स्टूडेंट का कहना है कि क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा आ रहा है, यानी ज़्यादा क्वेश्चन में बहुत सारे चीज़ बात कही गई है, लेकिन उनका ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक है, यानी यदि उसको पढ़ेंगे आप तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन लगता है। तो यानी कि आप समझ गए होंगे अब कि आपको कुछ बारीकी ढंग से कुछ चीज़ों को देखना है। और इस बार जो क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा है कि आपको क्वेश्चन को चेंज करके पूछा जा रहा है, यानी कि जैसे कि यदि कोई चीज़ का नाम, जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्कैफोल्डिंग, तो स्कैफोल्डिंग को यदि पार्ट कहा जाता है तो उसको चेंज करके उनकी नामों को चेंज किया जा रहा है। जैसे कि पेपर 1 में आपने देखा होगा पूछा था टेपिकोआ, टेपिकोआ के बारे में आप अक्सर पढ़े थे, लेकिन सीधे घुमा करके इसमें पूछ दिया कि उनका दूसरा नाम क्या है। यानी और भी बहुत ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो स्टूडेंट का कहना है कि सीधे तौर उनकी लैंग्वेज को चेंज किया जा रहा है। इस बार सीटेट क्या किए हैं तो अपनी लैंग्वेज को चेंज कर दिए हैं। जैसे कि आप लोग अधिगम जो असक्ता का जो चैप्टर है आपका, लर्निंग डिसेबिलिटी चैप्टर है, उससे हर
शिफ्ट में हो, पेपर 1 की बात हम करें या फिर पेपर 2 की बात करें सीडीपी की, दोनों में जो है लर्निंग डिसेबिलिटी से तो क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता या फिर मौखिक अक्षमता, पठन अक्षमता। लेकिन उनका ये कहना है कि इसमें जो है इस बार जैसे अग्रेफिया डिस्ग्राफिया है तो उनकी नामों को चेंज किया जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन लर्निंग डिसेबिलिटी से है लेकिन कुछ घुमा करके पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है इस चीज़ को अब समझ गए होंगे कि सीटेट इस बार जो है अपनी क्वेश्चन का लेवल किस तरह से कर रहे हैं। क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्टूडेंट को आज के जो क्वेश्चन है वो टफ लगेंगे हैं, खास तौर पे पेपर 1 की यदि हम बात करें शिफ्ट 1 में, तो पर्यावरण जो है कहीं ना कहीं जो एनसीईआरटी से जिस तरह से पूछे जा रहे थे एकदम बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन, वो इस बार बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिला। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो डीप में लेके गया है। यदि हम बात करें और भी क्वेश्चन तो विशिष्ट अधिगम अक्षमता, देखिए अभी तक आप लर्निंग डिसेबिलिटी से समझते थे और इसमें क्या जोड़ दिया है, विशिष्ट अधिगम अक्षमता। तो देखिए वही चीज़ है, जो रटे रटाए स्टूडेंट होंगे तो उनसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्योंकि बालकों में जो होती है सामान्य से जैसे ही वो अलग होगा, जैसे कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी होगी तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, विशिष्ट अक्षमता के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन फिर उसके लिए कहा गया है विशिष्ट अधिगम अक्षमता, यानी कुछ अलग, जो सामान्य अधिगम अक्षमता है उससे अलग विशिष्ट अधिगम, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। वही बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो आपने पढ़ा होगा कि बहुभाषिकता, और आपको पता होगा जैसे कि मैं पढ़ाया भी था कि बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक, ये कहीं ना कहीं जो है वो विविध पृष्ठभूमि के जो बालक होते हैं उस चैप्टर से लिया गया ये क्वेश्चन है। और ये भी बहुसांस्कृतिक हो या फिर बहुभाषिक हो, ये एक संसाधन के रूप में काम करता है और इनका उद्देश्य होता है कि सभी बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करने से रिलेटेड है। सभी बालकों की अक्षमताओं को, उनकी योग्यताओं को, उनकी आवश्यकताओं को जानकर के जो शिक्षा देते हैं, तो सभी बालकों के परिप्रेक्ष्य को, सभी बालक की जो संस्कृति है उनको ध्यान में रखनी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके बाद निर्माणात्मक आकलन, जी हाँ, इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपको जो है वो लर्निंग से क्वेश्चन आने ही वाले हैं, और उसमें भी आपको असेसमेंट से, यानी कि आपको लर्निंग से भी क्वेश्चन मिलेंगे अधिगम से, और आपको उसमें असेसमेंट, तो असेसमेंट में आपको पहले भी बता चुके हैं कि दो तरह के असेसमेंट आपको अक्सर पूछे जाएंगे। पहला जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा समेटिव असेसमेंट। तो इसमें आपको पूछ लिया है फॉर्मेटिव असेसमेंट, निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग कहाँ होता है, तो आपको भी पता है निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग जो होते हैं शिक्षण क्रिया के दौरान होते हैं, जब हम शिक्षक की प्रगति की पता लगाते हैं, शिक्षक के जो है वो बच्चों की जब कोई भी शिक्षण कार्य जारी होता है तो उसी समय में, और ये ऐसा नहीं जो ये सत्र समाप्ति के बाद होता है। और निर्माणात्मक आकलन को ही रचनात्मक आकलन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपको प्रगतिशील शिक्षा से भी पूछा गया था, यानी आज के भी शिफ्ट में आपको समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए हैं, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। और यदि आपको लगता है कि और भी जो लोग एग्ज़ाम दे कर के आए हैं, चूँकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, वो एग्ज़ाम दे कर के आए होंगे, तो यदि आपको लगता है कि और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन जितने चीज़ मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो निश्चित तौर पे स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम दे कर के जो आए हैं उनके द्वारा जो क्वेश्चन बोला गया है उसके आधार पर ये बिल्कुल आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा से क्वेश्चन आ चुका है, और प्रगतिशील शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे यदि हम बात करें तो अभी तक आपको जो है बाल केंद्रित से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो अब आपको जो है कल के एग्जाम में बाल केंद्रित से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वही आरटी एक्ट से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, आपको आरटी एक्ट 2009 से, एनसीएफ से क्वेश्चन जो है एनसीएफ से क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेगा। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन जो है वो आपको जल्द देखने को मिलेगा, वो आपको 21 या 22 के एग्जाम में आपको एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कई शिफ्टों में एग्जाम है। तो इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि अब जो है जो टॉपिक छूट रहे हैं, जिस चीज़ को आप देख रहे हैं कि सीटेट आज के एग्जाम में इस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है इस क्वेश्चन में, तो आगे आने वाले एग्जाम में आप लोग को कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। वही हिंदी में ये भी पूछा गया था कि भाषा है,
तो ये आप सबों को पता भी है और ऑप्शन भी दिया गया था कि भाषा है, पहला जो उसमें मुख्य रूप से ऑप्शन था कि यह संप्रेषण का माध्यम है, और भी सारे ऑप्शन था, और बिल्कुल उसका जो राइट आंसर होता भाषा क्या है, संप्रेषण का माध्यम है। यदि हम बात करें पेपर 2 में, तो संस्कृत में एक क्वेश्चन आया था कि पठन क्रम में संबंधित, यानी पठन के क्रम में कौन संबंधित है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, और ये संस्कृत से, यानी संस्कृत में भी जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साथ ही साथ जो आपका लैंग्वेज स्किल है, जो भाषा कौशल है, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एसएसटी की यदि हम बात करें तो एसएसटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कपड़ा उद्योग का संबंध किससे है। ये पूरे शायद राज्य था या फिर किस चीज़ से था, ये पूरे प्रश्न को नहीं दर्शाए हैं। दूसरा जो ये क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 39A के बारे में, यानी 39A जो है वो किससे रिलेटेड है, ये आपके एसएसटी के क्वेश्चन थे। एसएसटी का क्वेश्चन भी जो है वो बिल्कुल डीप में ले रहा है और पूर्ण रूप से एनसीईआरटी के बुक के आधार को लेकर के। इसके बाद ये क्वेश्चन था कि रेडियो संचार किस मंडल में होता है। तो आप कहीं ना कहीं ये भी समझ गए होंगे जो एसएसटी के स्टूडेंट हैं वो, कि आपका जो भूगोल चैप्टर है जिसमें आपका सौर मंडल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आप समझ गए होंगे। और अब किस बेस पे आपको तैयारी करना है, चलिए हम कुछ मुख्य बात भी आपको जानकारी के लिए बता दें। नंबर 1 आपको देखना है कि इस बार सीटेट जो है अपना लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लैंग्वेज, यानी शब्द को घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। दूसरा बात, इस बार जो है क्वेश्चन आपको ज़्यादा लॉन्ग में पूछा जा रहा है, लेकिन यदि उसे बारीकी ढंग से आप पढ़ेंगे तो उनका क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल आसान है। तो आप लोग गौर करेंगे इस चीज़ को। तीसरी बात जो है, इस बार जो है क्वेश्चन में सबसे मुख्य बात ये है कि जिस तरह से प्रीवियस ईयर के 16 दिसंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे और 20 दिसंबर को जो क्वेश्चन पूछे, दोनों में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाने की तरीका जो है और क्वेश्चन का लेवल वो बहुत ही डिफरेंट देखने को मिला। अब देखने वाली बात ये है कि 21 दिसंबर की क्वेश्चन जो है वो किस बेस पे होंगे, किस तरह से पूछे जा रहे हैं। और यदि हम बात करें इसमें संस्कृत की, तो संस्कृत का पैसेज की यदि बात करें तो बिल्कुल पहले की अपेक्षा जो है अब पैसेज का लेवल जो है कुछ अलग दिख रहा है। यानी कि पैसेज में जिस तरह से संस्कृत का पैसेज पहले हम आसानी से बना लेते थे, तो कहीं ना कहीं पैसेज को जो है इस बार कुछ अलग टाइप से बना रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगा कि हम डिसाइड कर पाएंगे जो 21 दिसंबर को जो एग्जाम होगा उसके बाद कि आखिरकार क्वेश्चन का लेवल जो है और आगे क्या होने वाला है। तो यदि इसी तरह आप सीटेट से संबंधित और जो भी अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हर वो क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाता है। साथ ही साथ आपको जल्द ही हम वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर पढ़ना है, क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको बताया था 20 दिसंबर एग्जाम के लिए पूर्व में ही आपको ईवीएस के लिए, तो कहीं ना कहीं हूबहू आपको उससे लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो हम इसी तरह आपको ज़रूर वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक आगे आने वाली परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं उससे रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पे। धन्यवाद।